हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अविनाश जादौन। वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूँ सीबीएसई क्लास 10th का न्यू सैम्पल पेपर जो कि सीबीएसई ने लॉन्च किया है। आज मैं इसका पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा और आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा इसका बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट सेक्शन में हमारे पहले हम इसके पैटर्न को समझ लेते हैं, कैसे ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। तो सबसे पहले इसके 3 पार्ट करे गए हैं, जिसमें पहला ए बी सी 3 पार्ट 3 सेक्शन हैं इसके। पहले सेक्शन में 20 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और इसमें से 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मतलब 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से 16 क्वेश्चन आपको करने हैं। सेक्शन बी में आपको 20 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 1 मार्क्स के हैं और इसमें भी आपको 16 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है। तो अब सेक्शन सी में जो है उसमें आपको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं केस बेस्ड स्टडी के, और उसके साथ साथ आपको इसमें 8 ही क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में। आप जितने क्वेश्चन करेंगे सही या गलत, सही के आपको नंबर मिल जाएंगे, गलत के आपके नंबर कट जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए को। तो सेक्शन ए में हमारे जो पहला क्वेश्चन है वो है अ रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। देखिए रेशियो निकालना है। रेशियो किसका निकालना है? एलसीएम अपॉन एचसीएफ। ठीक है। अच्छा, एलसीएम निकालना किसका है? लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहले देखिए लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है हमारा 4। ठीक है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। और लीस्ट प्राइम नंबर ये हमारा होता है 2। तो जब हम रेशियो निकालेंगे तो एलसीएम इसका करेंगे पहले 4 और 2 का, तो हमारा एलसीएम आएगा 4 और 2 का 4 और एचसीएफ आएगा इसका 2। ठीक है। फटाफट इसका रेशियो निकालते हैं। एलसीएम कितना आया 4 और एचसीएफ कितना आया 2, कैंसिल किया 2/1, तो रेशियो इसका क्या आ गया 2:1। तो कौन सा पॉइंट इसमें सही है? इसका बी पॉइंट सही है। ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन 5x + 7y = 3 एंड 15x + 21y = k कोइंसाइड। देखिए कोइंसाइड जब भी लिखा हो आपको डायरेक्ट वैल्यू रख देनी है। देखिए कैसे 5x + 7y = 3 और 15x + 21y = k। अब देखिए इस वाली इक्वेशन में आपको कॉमन दिख रहा है, दोनों में 3 है, तो 3 कॉमन लिया तो मेरा कितना आ गया 5x + 7y = k। अब 5x + 7y हमारा कितना दे रखा है 3, तो यहाँ पर डाल देंगे 3 × 3 = k। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी निकल आई 9। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि आ गर्ल वॉक 200 मीटर टुवार्ड ईस्ट। एक गर्ल है जो कि ईस्ट की तरफ 200 मीटर चल रही है। ठीक है। देन 150 मीटर टुवार्ड नॉर्थ। अब ईस्ट से नॉर्थ इस तरफ होता है, तो नॉर्थ की तरफ वो कितना जा रही है 150 मीटर। अब आपको मालूम है कि ये वाली लाइन मैंने क्यों खींची है, क्योंकि क्वेश्चन द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। ठीक है। तो फटाफट हम इसको निकाल लेते हैं। इस पॉइंट को ये नॉर्थ डायरेक्शन में गई तो मैंने लिख लिया ए बी सी, ये कितना है हमारा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो में मालूम है कि ये नॉर्थ में जा चुका है और ये ईस्ट में जा चुका है। तो ईस्ट में इसने कवर किया 200 मीटर और नॉर्थ में इसने कवर किया 150 मीटर। तो टोटल ए से सी तक जाने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए ये हाइपोटेनिस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। सिंपल, ये हाइपोटेनिस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। ठीक है। तो बेस हमारा 200 है और परपेंडिकुलर 150 है और हाइपोटेनिस आपको निकालनी है। तो सिंपल सी बात है 200 + 150 का स्क्वायर, यहाँ पर 200 का करेंगे तो 4000 आएगा और 150 का करेंगे तो 22500 आ जाएगा।
दोनों को प्लस करेंगे तो 62500 आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से AC निकालें, AC का स्क्वायर, तो AC निकल कर हमारा कितना आएगा, √62500, यहाँ से आ जाएगा 250 मीटर। तो 250 मीटर इसका आंसर होगा। तो आंसर कौन सा सही है इसका, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। तो देखिए एक डायगोनल है, एक रोम्बस है, रोम्बस में उसके डायगोनल दे रखे हैं। ठीक है, मैंने इस रोम्बस को ABCD मान लिया। ठीक है, अच्छा अब इसके रोम्बस के जो डायगोनल है वो कितने दे रखे हैं, एक 24 दे रखा है, एक 32 दे रखा है। ठीक है, एंड देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है, मतलब ये हाइट निकालनी है इसकी। ठीक है, तो सिंपली इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूला क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2। तो हाफ D1 कितना है इसमें 24 और D2 कितना है 32, कैंसिल कर देंगे 16, कितना आ जाएगा आपका, आएगा इसमें यहाँ पर देखिए हाई, इसको मल्टीप्लाई करिए, 16 का 4 में देंगे तो आप कितना आएगा 64, 6 कैरी, और यहाँ पर 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पैरेललोग्राम जैसा भी होता है, क्योंकि रोम्बस पैरेललोग्राम भी हो सकता है, तो इसका एरिया निकालने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस अलग तरीके से, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब आपको मालूम है यहाँ पर बेस कितना होगा। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है कि ये तो इसका पूरे का एरिया है। ठीक है, और बेस इंटू हाइट, अभी बेस तो हमको मालूम ही नहीं है कितना है, तो ये बेस निकालना पड़ेगा। बेस कैसे निकालेंगे, देखिए 32 का ये आएगा 16 और ये आएगा तुम्हारा 12। ठीक है, तो यहाँ से हाइपोटेनिस निकल के आएगा। तो हाइपोटेनिस हम कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनिस इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। यहाँ से 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 256 और 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 144। तो h की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, h की वैल्यू आ जाएगी हमारी 400 जो कि h स्क्वायर होगी। ठीक है, तो h आ गया हमारा 20। अब यहाँ पर अगर 20 आ गया तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए, मतलब इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालने के लिए यहाँ पर लिखिए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर हमको मालूम है हाफ, बेस कितना है हमारा 20 आ चुका है, हाइट हमको नहीं मालूम। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं हम, आधा लिख सकते हैं इस एरिया का। तो इस एरिया को अगर आधा करें, मतलब 384 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं 192 ही डाल दूंगा। अब ये 2 ऊपर पहुँचेगा तो h इक्वल्स टू 192 इंटू 2/20। अब ये 2 से 10 कट गया और 10 से इसको काटेंगे तो 19.2 मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका हाइट आ जाएगा। तो हाइट हमारा कितना आया है 19.2, इसका डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस, 2 फेयर कॉइन्स आपको टॉस करे गए हैं। तो टॉस करने पर 2 कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स कितने आते हैं, पॉसिबल आउटकम्स आपको मालूम है कितने आते हैं, एक तो हेड हेड या फिर टेल टेल या हेड टेल या टेल हेड, करेक्ट। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमसे बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए। तो आपको मालूम है ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड इन 3 नंबरों में होता है। ठीक है, टेल्स में एक भी हेड रहेंगे पर ये भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, कम से कम कितना भी चलेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू जो भी आउटकम्स हैं डाइस के, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 आउटकम्स, और उसमें से कितने लिए जाएंगे 1 2 3, तो ये 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। और ये ऑप्शन है आपका फर्स्ट, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 6th क्वेश्चन की तरफ देखें तो उसने बोला है कि एक ट्राइंगल है ABCD।
ABC जो कि सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। एक दूसरा ट्राइंगल बनाया है जो कि PQR है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको मालूम है ये अगर सिमिलर है तो इसकी साइड्स क्या होंगी, करस्पॉन्डिंग होंगी, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स क्या होती है, करस्पॉन्डिंग होती है। अब इसने बोला कि यहाँ पर एक एल्टीट्यूड्स भी डले हुए हैं जो कि AN, AM और PN हैं, ठीक है। अब इसने बोला है कि एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है। अब इसने बोला कि AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। तो हमको याद रखना है ये एक एरिया वाली थ्योरम है जो कि ट्राइंगल में होती है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर होता है, उसी तरीके से AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर होता है, उसी तरीके से BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर होता है, और उसी तरीके से एल्टीट्यूड भी इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो AM इज AM का स्क्वायर PN का स्क्वायर, ठीक है। तो AB हमें कितना दे रखा है, AB का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर 4/9। तो यहाँ पर लिखेंगे AM का स्क्वायर अपॉन PN का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको मालूम है कितना दे रखा है 4/9। अब इसका AM अपॉन PN का होल स्क्वायर, यहाँ से इस होल स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √4/9 जो कि निकल कर आ जाएगा 2/3। तो रेशियो में आंसर कितना आ गया 2/3, 2:3। तो इसका आंसर होगा आपका D इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि हमसे अगर M स्क्वायर और N स्क्वायर पूछता तो 4/4:9 आता, पर क्योंकि उसने सिर्फ M, AM और PN ही पूछा है, इसलिए हमारा जो आंसर आया वो 2:3 आया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, और उसने बोला है कि बीटा का एंगल निकालिए। तो सिंपली है 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। तो 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2। अब देखिए ये और ये दोनों को प्लस कर सकते हैं हम, तो लिख देंगे 3 sin स्क्वायर बीटा। अच्छा ये माइनस का इधर जाके प्लस में 2 + 1, तो 3 sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3। अब साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3/3 विच इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर बीटा में 1 है तो साइन बीटा √1 जो कि आएगा क्या 1 ही आना है, तो साइन बीटा इज इक्वल टू साइन 90। तो बीटा कितना आ गया तुम्हारा 90, ठीक है। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो जो कि आएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 8th वाला क्वेश्चन लिखा है प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन इज। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन आपको क्या दे रखा है 44.123। तो इसका डिनोमिनेटर का निकालना है, तो डिनोमिनेटर पहले हम निकालेंगे। इसका पॉइंट हटाया 1 लगाया, कितने नंबर हैं 3, तो 3 0 लगेंगे। अब 1000 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 1000 का एलसीएम, तो 500 250 फिर 125 फिर 5 देन 25 देन 5 देन 5 देन 5 1। तो इसका जो डिनोमिनेटर का वो आया है वो कितना आया है 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। तो यहाँ से आ गया 2 का क्यूब × 5 का क्यूब। इसने क्या बोला है प्राइम फैक्टर कौन से हैं, तो एक 2 है और एक 5 है। तो 2 5 कहाँ है इसका सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द लाइन x = a और y = b, x = a y = b, y = b। तो बताना है कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, ओवरलैपिंग है या नन ऑफ दीज है। बहुत ही सिंपल है, यूनिक सॉल्यूशन आता है इसका, सिंपल एक ही सॉल्यूशन आता है, क्योंकि ये लाइन क्या होती है ग्राफ पर इंटरसेक्ट होती है, तभी इसके वाई एक्सिस पे एक अलग वैल्यू आती है और एक्स एक्सिस पर एक अलग वैल्यू आती है। तो यहाँ पर जो आएगा आंसर वो ए आंसर है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए इज -5, 6 फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। तो ऑरिजिन से
हमको मालूम है कि फॉर्मूला ऑरिजिन से डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला एट ऑरिजिन हमको मालूम है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है, -5 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर दे रखा है 6 का स्क्वायर। यहाँ से आएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 61। तो इसका आंसर है 61 यूनिट्स, जो कि आंसर नंबर डी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 23/25। तो बताइए ए क्या है। ठीक है, तो सिंपल है, ए को पहले नॉर्मल करिए, अंडर रूट में आया 23/25 जो कि हुआ अंडर रूट में 23/5। अब हमको याद रखना है कोई भी नंबर अगर रूट में है तो वो क्या होता है इर्रेशनल, चाहे उससे मल्टीप्लाई हो जाए चाहे डिवाइड हो जाए, पर सेम ना हो, ये याद रखना है। तो यहाँ तो सेम नहीं है, यहाँ तो अनसेम है, तो ये क्या होगा एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इर्रेशनल नंबर। और ये कौन सा पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है हमारा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि एलसीएम आपको दे रखा है x, 18 इज इक्वल टू 36 और HCF आपको दे रखा है x, 18 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए कि इस केस में हमें क्या करना होता है। हमको मालूम है LCM इंटू HCF क्या होता है, वन नंबर मतलब नंबर 1 इंटू नंबर 2 या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो भी लिखते हो। अब LCM 36, HCF 2। अच्छा, दोनों नंबर में से दोनों नंबर दे रखे हैं, डाल दिए। x की वैल्यू कितनी आ गई 36 इंटू 2/18, 2 टाइम्स कट गया, 2 इंटू 2 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। यहाँ पर आंसर हो गया C। उसके बाद 13 में है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, हमने बना लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल जो कि B से 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर डाल दिया हमने ABC। इसके बाद दिया है tan थीटा इज इक्वल टू √3, वो tan A इक्वल टू √3। तो हमको मालूम है tan A इक्वल टू √3, tan A में कब होता है, तुमको याद रखना है tan A में √3 आता है 60 पर। तो tan 60 पर हमारा क्या होता है √3। अब यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। तो यहाँ पर A आ गया अगर 60 डिग्री, तो यहाँ से ट्राइंगल की प्रॉपर्टी सम ऑफ ट्राइंगल 180 होता है, ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर लिखाइए cos A cos C माइनस sin A sin C। अब cos A कितना है 60 डिग्री, cos C कितना है 30 डिग्री, sin A 60 डिग्री और sin C कितना होगा 30 डिग्री। अब cos A की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और 30 की वैल्यू कितनी होती है 2। देखिए दोनों माइनस में कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। तो इसका आंसर है बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमको दे रखा है कि एक ट्राइंगल है ABC, सिंपली एक ट्राइंगल है ABC। इसका जो एंगल्स हैं उनका रेशियो दे रखा है 1:1:2। ओके, अब बोला है द लार्जेस्ट एंगल विल बी C। इसमें जो लार्जेस्ट एंगल है वो C है। ठीक है, वैल्यू निकालनी है हमें इनकी। तो सिंपल सी बात है, लेट कर लो एंगल को, क्या x लेट कर लो, तो x + 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 180/4, तो यहाँ से आ जाएगा 45 डिग्री। अब एक एंगल आ गया हमारा 45, दूसरा भी 45 और तीसरा 90। अब जो बड़ा एंगल होगा वो कितने का होगा 90 डिग्री का, और उसी को हम क्या मानेंगे C। अब हमको C मिल गया, A हमको मिल गया 45, B हमको मिल गया 45।
अब इसने बोला है कि सेक ए और कॉसेक बी, सेक ए और कॉसेक बी, टेन ए और कॉट बी। अब देखिए सेक ए हमारा कितना है 45, तो सेक 45 अपॉन कॉसेक बी, कॉसेक 45 माइनस टेन 45 और कॉट 45। अब देखिए ये आएगा √2 अपॉन √2, ये आएगा 1/1 क्योंकि ये वैल्यूज़ होती हैं, ये भी कटना है ये भी कटना है, 1 - 1 क्या होता है 0। तो आंसर इसका आएगा ए। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 15 क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ द रेडियस 0.7 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है। तो मैंने हमेशा फॉर्मूला बताया नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने का इज इक्वल टू टोटल अपॉन जो भी टोटल दे रखा है डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 176, सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr, तो 2 × 22/7 × 0.7, इससे इसको काटेंगे 0.1, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये 44 हो जाएगा 22 × 2, और इससे ये कितनी बार कट जाएगा 4 टाइम्स। अब जब ये 4 टाइम्स कट गया तो यहाँ पर कितने रेवोल्यूशन आ जाएंगे 4 × 10 40 रेवोल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद ये इसका जो ऑप्शन का आंसर है वो है आपका डी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दे दिया 16 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दे दिया 16 का। 16 में हमें देना है अ ट्राइंगल इन सच अ, ठीक है, उसने बोला है कि कुछ ट्राइंगल की साइड्स दे रखी हैं और लास्ट में दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी, जो एक ट्राइंगल है ए बी सी वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर है। ठीक है, अब इसने बोला है डी ई एफ, कहाँ है हमारा क्वेश्चन, हाँ ये रहा डी ई एफ। तो यहाँ पर हमारा ए बी कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, अच्छा बी सी हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर और सी ए दे रखा है हमें 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें देना है कि ई एफ कितना है हमारा, ई एफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा है कि पेरीमीटर बताइए इस पूरे डी ई एफ ट्राइंगल का। तो सिंपल सी बात है, जब भी दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स क्या होती हैं करस्पॉन्डिंग होती हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो यहाँ क्या हो रहा है साइड में ×2 हो रहा है, डबल हो रही है साइड। तो इसी तरीके से इस वाली साइड का भी क्या होगा ×2, तो यहाँ पर कितना हो गया 5, और इस वाली साइड का क्या होगा ×2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब सम ऑफ, क्योंकि पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है 6 + 5 + 4 15 सेंटीमीटर। फटाफट इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर है आपका 15 बी, आंसर इसका करेक्ट है। उसके बाद 17 क्वेश्चन देखिए, उसमें एक ट्राइंगल दिए रखा है। ठीक है, उसके बीच में एक ट्राइंगल है, एक पैरेलल लाइन है ए डी ई और बी और सी। हमको इसमें बताया है कि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, मतलब ये लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल है। और ए डी दे रखा है हमें 3 और बी डी दे रखा है 4 और ये दे रखा है हमें 14। तो याद रखिए जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो हम बाय बीपीटी थ्योरम से इसको प्रूफ कर सकते थे और उसी से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। बीपीटी थ्योरम हमें ये बोलती है कि ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। ठीक है, अब हमको मालूम है ए डी कितना है हमारा 3 और ए बी कितना है, ए बी पूरा आएगा मतलब 3 + 4, क्योंकि ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक है तो उसमें 3 भी आएगा और 4 भी आएगा, इज इक्वल टू डी ई हमको नहीं मालूम पर बी सी हमको मालूम है कितना है 14 है। अब यहाँ से आया 3/7 इक्वल टू डी ई अपॉन 14। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो डी ई इज इक्वल टू 3 × 14/7, 2 टाइम्स कट गया तो डी ई इज इक्वल टू 3 × 2 6। तो 6 यूनिट जो आपका है वो आंसर आएगा, जो भी इसमें दे रखा है सेंटीमीटर में चाहे मीटर में। तो सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में, तो ये 6 इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा बी।
ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए तो अब 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3। पेन चेंज हो गया क्योंकि वो पेन खत्म हो गया था, तो अब मार्कर से पढ़ा रहे हैं। 4 tan बीटा इक्वल टू 3, अब 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा। ठीक है, कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ से tan की वैल्यू निकाल लेनी है। tan बीटा इक्वल टू 3/4। ठीक है, सिंपली। अब यहाँ से हमें क्या करना है, cos को कॉमन निकालना है। तो cos बीटा को अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ से आया 4 sin बीटा अपॉन cos बीटा माइनस 3। ठीक है, और इधर से भी क्या आएगा, cos बीटा कॉमन, तो cos बीटा यहाँ पर आया 4 sin बीटा अपॉन cos बीटा प्लस 3। ये कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan बीटा माइनस 3 अपॉन 4 tan बीटा प्लस 3। tan बीटा की वैल्यू डाल दो, 4 इंटू 3/4 माइनस 3 और 4 इंटू 3/4 प्लस 3। 4 से 4 कैंसिल, अब 3 माइनस 3 करोगे कितना आएगा, 0। तो आया 0 अपॉन जो भी कुछ नीचे से नंबर आएगा, समझ लो 4 से 4 काटा तो 6 आया। 6 का 0 से दोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो 18 का इसका आंसर हो गया ए, 0। ठीक है, तो अब तो 19 वाले का क्वेश्चन क्या आएगा, 19 वाले का आंसर, वन इक्वेशन इन द डिपेंडेंट है -5 + 7y = 2। तो सेकंड इक्वेशन बताइए क्या होगा। तो डिपेंडेंट है तो सिंपल सी बात है, a1/a2 होगा, b1/b2 होगा और c1/c2 होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन रही है आपकी, डी वाला इसका ऑप्शन सही है, बिकॉज उसमें क्या बनना है, 10x - 14y = -4। देखिए -5/10 इक्वल टू यहाँ से बनेगा 7/-14 और यहाँ पर बनेगा 2/-4। जब हम सबको काटेंगे तो आंसर -1/2 -1/2 और -1/2 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, डिपेंडेंट है, इसका ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट है। चलते हैं 20 वाले क्वेश्चन पे। 20 वाला क्वेश्चन बोल रहा है, अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन रैंडम। अचानक से किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से अचानक से कोई नंबर चूज कर लिया गया। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने नंबर होते हैं, 26। ठीक है, अब उसमें से चूज़ कितने करे गए, एक नंबर करा है उसने चूज़ एट रैंडम अल्फ़ाबेट का। तो वो नंबर में से मैथमेटिक्स में क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर उस लेटर को लिखा जाए मैथमेटिक्स से। तो सिंपल सी बात है, MA क्या प्रोबेबिलिटी होगी मैथमेटिक्स की, ई, ये जो वर्ड दे रखा है, देखिए इस वर्ड में कई सारे लेटर ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि M एक बार रिपीट हो चुका है, 2 बार हो गया, A भी 2 बार दे रखा है, T भी 2 बार दे रखा है। तो उन रिपीटिंग नंबर को हमें नहीं लेना है। तो सिंपल 1 2 3 4 5, और देखिए ये तीनों रिपीट हो चुके हैं, और 6 7 8। तो टोटल कितने नंबर बने जो रिपीट नहीं हुए, 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 8/26 जो कि होगा 4/30। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो बच्चों अब चलते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें बोला है, इफ़ द सम ऑफ द टू नंबर इज़ 1 2 1 5। मतलब हमें दो नंबरों का सम 1 2 1 5 दे रखा है, एंड देयर HCF इज़ 81, और उसका HCF कितना दे रखा है, 81 दे रखा है। तो बताइए कितने पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर बनेंगे। अच्छा, ओके, तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर बनेंगे इन नंबरों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। देखो जो HCF हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है 81। तो हम जो नंबर लेट करेंगे वो नंबर 81A एंड 81B करेंगे। ठीक है, जो भी हमने लेट किया वो नंबर वो 81A और 81B करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि HCF 81 है। ठीक है, अगर HCF 12 होता तो 12A 12B। ठीक है, अब उससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए ज़रा, उसने बोला है सम ऑफ द टू नंबर, तो मैंने नंबर ले लिए दोनों, 81A 81B इज़ इक्वस टू 1 2 1 5। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो 81 कॉमन, A + B इक्वस टू 1 2 1 5। तो A + B हमारा कितना आ जाएगा, 1215/81। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, 81 क्या हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद हमारा यहाँ पर कितना आ गया, 15, और यहाँ से आ गया A + B। अब हमको मालूम है A + B अगर 15 आ गया है,
तो ए और बी दोनों क्या बनेंगे, इसके को प्राइम नंबर बन सकते हैं, को प्राइम के पेयर बनाएंगे। तो को प्राइम के पेयर यहाँ से कितने बनेंगे, एक तो बनेगा तुम्हारा 11,4, देखो 11 + 4 कितना होता है 15। दूसरा बनेगा आपका 8,7, क्योंकि 8 + 7 15। और एक बनेगा तुम्हारा 13,2, 13 × 2, ठीक है 13,2, ये भी बनेगा 15। और एक आपका बन सकता है 14,1, ठीक है। तो हमको मालूम पड़ गया 14 और 1, ठीक है। तो ये भी बन सकता है। अब देखिए ये सारे क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर का मतलब समझते हैं, वो नंबर जो जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो। अगर कॉमन फैक्टर 1 है तो वो नंबर हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 11 और 4 का करेंगे तो 11 और 4 में से 1 ही कॉमन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन नंबर क्या हो गया, को प्राइम नंबर। तो वो जिसमें कॉमन फैक्टर 1 होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं। तो आइए ये हमने मान लिया है, इसका वैल्यू क्या है, ये ए है और ये बी है। तो पुट कर देंगे 81 में, चेक कर लेते हैं 81 और 81 बी में। तो 81 में पहले मैंने डाला 11, जिसका आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और 81 में डाला इसमें आपका 4, तो आंसर आएगा 4। और 8 4 जा 32, जब प्लस करेंगे तो 5, 11 के 1 और 12। तो देखिए आंसर सेम आ रहा है ना। तो इसका मतलब इसके ये 4 जो पेयर होंगे, ये 4 पेयर क्या होंगे, हमारे पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स होंगे। तो 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर सी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है गिवन बिलो द ग्राफ रिप्रेजेंट 2 लीनियर इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म दीज 2 लाइन्स एंड द लाइन x = 0, ठीक है। तो x पर क्या है 0, तो x पर 0, तो पूरा का पूरा डायग्राम जो एरिया निकालना है वो किसके अंडर पे है, y के एक्सिस पर है, ठीक है। तो y के एक्सिस पे है तो सिंपली y के एक्सिस को हमें प्लस करना पड़ेगा। तो देखिए कितने कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, ऐसे करके जो ग्राफ जा रहा है इस टाइप से ही तो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक में उसने कितने नंबर कैप्चर किए हैं। यहाँ पर तुम्हारा जो लास्ट नंबर है वो है तुम्हारा 4 और यहाँ पर है -2, ठीक है। तो दोनों के बीच में कितने का गैप है, 6 का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस जो होगा वो कितना हो चुका है, 6 हो चुका है। अच्छा हाइट जो यहाँ से यहाँ तक की है वो कितनी है, हाइट में हमें मालूम है ये यहाँ पर जो हाइट बीट कर रही है एक्स एक्सिस पर वो कितनी है, 2 पर कर रही है। तो हाइट कितनी हो जाएगी इसकी 2। तो हमको मालूम पड़ गया बेस 6 है और हाइट क्या है इसकी 2। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो फटाफट हाफ बेस कितना दे रखा है 6, हाइट कितनी है 2, यहाँ से 2 को 2 कैंसिल करो, 6 इसका सही आंसर है, 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक है। 23 क्वेश्चन में बोल रहा है कि tan अल्फ़ा प्लस cot अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। तो tan 20 अल्फ़ा प्लस cot 20 अल्फ़ा कितना होगा, ठीक है। देखिए tan अल्फ़ा और cot अल्फ़ा 2 कब हो सकता है, आप समझिए जब अल्फ़ा की वैल्यू आपकी क्या होगी 45 डिग्री, तभी तो tan अल्फ़ा 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री ये निकालेंगे तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। उसी तरीके से अब अल्फ़ा की वैल्यू 45 इसमें पुट कर दीजिए। तो tan 20 45 डिग्री प्लस cot 20 45 डिग्री कितना होगा। तो यहाँ से देखिए चाहे आप tan 45 को ऊपर लिख सकते हैं 20 और cot 45 के भी ऊपर लिख सकते हैं 20, ठीक है, होल में करके। अब ये क्या होता है 1 की पावर 20, इसमें भी 1 की पावर 20, आंसर कितना आएगा 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो इसका आंसर बी है, ठीक है। सिंपली हमने सबसे पहले इसका अल्फ़ा निकाला, इसमें पुट किया। अब tan 45 1 होता है तो 1 पे 20 पावर है तो कुछ भी कर लो, आना क्या है 1 ही आना है। तो इसका आंसर बी होगा 24 पर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है इफ़ दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और अच्छा 2 इक्वेशन दे रखी हैं, इनको सॉल्व करने के बाद हमें बताना है कि x + y की क्या वैल्यू होगी। तो सिंपली इसको शॉर्टकट में हम कर सकते हैं, जब भी दोनों नंबर कट नहीं रहे हो, कोई एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन तो लग जाएगा।
जो डायरेक्ट काटने वाला मेथड्स होता है वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन नहीं लगेगा इसमें, सब्स्टिट्यूट लेके दूसरे में डालोगे, काफ़ी लंबा सॉल्यूशन आएगा। तो हम फटाफट इस क्वेश्चन को कर देते हैं। क्वेश्चन कैसे होगा ये कि 217x + 13y = 19913 और 131x + 217y = 827। यही तो है। दोनों में क्या करो, प्लस कर दो। देखो ये प्लस तो है ही है, सारे नंबर को प्लस कर दीजिए। तो यहाँ से आएगा आपका 843x प्लस यहाँ से भी जब आप प्लस करोगे तो वही आना 843y, और यहाँ से जब प्लस करोगे तो 0 कैरी 1 4 और 9 है तो 17, ठीक है। अब इनमें से कॉमन आ सकता है ना 384, तो 3 4 8 कॉमन ले लिया तो x + y = 7 1740। तो x + y 1740 अपॉन 348, इससे कैंसिल कर दो, ये कितना आ जाएगा 5। तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अच्छा 5 आई है तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आपको दिया है अब 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में हमको क्या करना है, एक नंबर दे रखा है जो कि क्या है 221, जिसका एलसीएम दे रखा है 221, और उसके जो दो नंबर हैं जिससे वो बना हुआ है वो प्राइम नंबर है, जिसका नाम एक का p है और एक का q है। आपको बताया p बड़ा है और q छोटा है, तो बताना है कि p - q में 3p - q की क्या वैल्यू होगी। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो इस प्राइम नंबर को पता करना पड़ेगा। ये प्राइम नंबर होगा, देखिए 1 लगा हुआ है, तो या तो 3 और 7 7 3 = 21, तो 13 और 17 करके देख लेते हैं। नहीं होगा मेरे, 7 3 = 21, 2 कैरी, 7 1 = 7 और 1 and 2 9 और ये 3 और ये 1 1 2 1 2, यस 13 × 17। अब 13 × 17 इसका एलसीएम है, और एलसीएम अब मिल चुका है, तो 17 कौन होगा, क्यू क्या होगा इसमें 17, और नहीं क्यू इसमें 13 होगा, और पी जो होगा वो होगा आपका 17, क्योंकि 17 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 3 × पी की वैल्यू कितनी है 17, और माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है 13। यहाँ से 17 3 × 51 - 13, जो कि आंसर आ जाएगा आपका मेरे हिसाब से 11 3 8 और 4 1 3 38। तो 38 इसका आंसर है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 में बोल रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल डेक ऑफ कार्ड। एक डेक ऑफ कार्ड है, टोटल कार्ड है उसमें, तो टोटल कार्ड कितने होते हैं, सबसे पहले तो हमको ये मालूम होनी चाहिए। टोटल कार्ड 52 होते हैं। तो उसने बोला है कि ना तो उसमें क्वीन होना चाहिए और ना ही उसमें किंग होना चाहिए। तो क्वीन के 4 गए, क्योंकि 4 क्वीन होती हैं और 4 ही किंग होते हैं, तो टोटल कितने चले गए 8। तो 52 में से 8 गए तो कितने बचे 44। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है 44 टोटल अपॉन टोटल कितना है 52। अब यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा 22/26 देन 11/13। तो आंसर आ गया 11/13। ये पीई की वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन इसका 11/13 ए करेक्ट है। उसके बाद 27 पे चलते हैं। 2 डाइस फेयरली डालें, तो 2 डाइस जब भी डालते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने आते हैं हमको याद रखने हैं। जब भी 2 डाइस आपस में डाले जाएंगे तो टोटल आउटकम 36 आएंगे, ठीक है। अब उसमें 5 कम से कम कितनी बार आएगा, तो देखिए 5 का एक तो 5-1, ठीक है, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और 5-6 होगा। एक तो ये वाली पूरी लाइन होगी। एक हर एक के साथ होगा, जैसे कि 1 के साथ भी 5 होगा, 2 के साथ भी 5 होगा, 3 के साथ भी 5 होगा, 4 के साथ भी 5 होगा, और 5 के साथ तो 5 है ही है पहले से, और 6 के साथ भी क्या होगा 5। तो टोटल कितने आउटकम बन गए 5 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो PE हमारा कितना निकल कर आ गया 11/36। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे क्या कह रहा है, उसने बोला है 1 + sin स्क्वायर अल्फ़ा = 3 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ठीक है, यही तो बोल रहा है। तो यहाँ पर कॉट की वैल्यू आपसे पूछी है, कॉट की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कॉट की वैल्यू निकालनी है, तो बड़ी इजीली निकालेंगे हम इसको।
देखिए सबसे पहले हमें दिख रहा है कि कॉट यहाँ से कुछ बन सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर का इसमें क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा। तो डिवाइड साइन स्क्वायर अल्फ़ा बोथ साइड। तो यहाँ पर होगा 1 अपॉन साइन अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 3 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा। स्क्वायर से ये अल्फ़ा पूरा ख़त्म, यहाँ से आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 अब इक्वस टू 3 कॉट अल्फ़ा। अब ये क्या होता है, इसको कॉसेक को हम अल्फ़ा के कॉट अल्फ़ा के टर्म में खोल सकते हैं, क्योंकि कॉट की वैल्यू चाहिए हमको। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, प्लस 1 इक्वस टू 2 कॉट वो 3 कॉट अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे को कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, इसको अंदर लेके आएंगे 3 कॉट अल्फ़ा और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 इक्वस टू 0, ठीक है। अब हमको मालूम है कॉट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 3 कॉट अल्फ़ा प्लस 2 इक्वस टू 0। अब यहाँ से हम इसको तोड़ सकते हैं, कैसे, देखिए ज़रा, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 3 को हम तोड़ सकते हैं 2 कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा प्लस 2 इक्वस टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाकर ब्रेक कर दिया मैंने। कॉट अल्फ़ा इसमें से कॉमन आ रहा है, तो कॉट अल्फ़ा माइनस 2 और इधर से माइनस 1 आएगा, तो कॉट अल्फ़ा माइनस 2 इक्वस टू 0। अब एक बन गया कॉट अल्फ़ा माइनस 1 और एक बनेगा कॉट अल्फ़ा माइनस 2 इक्वस टू 0, ठीक है। अब यहाँ से अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। एक तो आएगी कॉट अल्फ़ा इज़ इक्वस टू 1 और एक आएगी कॉट अल्फ़ा इज़ इक्वस टू 2। तो क्वेश्चन इसका आंसर आएगा आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा ये वर्टेक्स वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक पैरेललोग्राम है जिसका ए पॉइंट है 1,2, बी के कोऑर्डिनेट है 4,y, सी के कोऑर्डिनेट है x,6 और डी के कोऑर्डिनेट है 3,5, ठीक है। तो इसको बड़े आसानी से करेंगे। सबसे पहले इसमें डायगोनल बना लेंगे और हमको मालूम है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल ओ सेंटर पे बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, मतलब इस सेंटर पे डायगोनल इक्वली कटेंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं दोनों तरफ। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बताती है कि x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखिए ज़रा, इस पॉइंट पर हमारा क्या निकल कर आएगा, x1 x2। देखें तो पहले हम इधर से निकालेंगे, उसके बाद इधर से निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, चलो सबसे पहले देखा x इक्वस टू, पहले एक तरफ से देख रहे हैं हम, तो मैंने इधर लिख दिया है ए सी की तरफ से देख रहे हैं। तो हमारा मिड पॉइंट कितना आ रहा है 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और y कितना आएगा हमारा 2 प्लस 6 अपॉन 2। यहाँ से आ गया हमारा कितना आ जाएगा 8 प्लस 8 अपॉन 2 जो कि कितना आएगा 4, ठीक, यहाँ से 4 आ गया। अब उसी तरीके से बी डी देखेंगे, तो यहाँ से x इक्वस टू x1 प्लस x2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 2 और y निकालेंगे 5 प्लस y अपॉन 2। यहाँ से 7 आ गया, तो x इक्वस टू 7 अपॉन 2 और y इक्वस टू 5 प्लस y अपॉन 2, ठीक है। अब क्योंकि कोऑर्डिनेट सेम है, इसी पॉइंट पर एक ही कोऑर्डिनेट बनना होगा, तो ये और ये आपस में सेम होगा, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वस टू 7 अपॉन 2। उसी तरीके से ये और ये सेम होगा, तो 5 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वस टू 4। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इक्वस टू 7 माइनस 1 तो x इक्वस टू 6 और यहाँ से ये ऊपर पहुँचेगा तो 8 बनेगा, तो y इक्वस टू 8 माइनस 5 तो y इक्वस टू 3। तो कोऑर्डिनेट आ गए 6,3। किसका ऑप्शन सही है 6,3, ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में हमें एक ट्राइंगल दिया है, उसमें एक सी लाइन दी है CD और एक ट्राइंगल दिया है पूरा APADB, ठीक है।
इसमें ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है BD बताइए। ठीक, तो आपको अब इसमें क्या करना है, ये दोनों इस ट्राइंगल को और इस पूरे ट्राइंगल को आपस में सिमिलर कर लीजिए। तो मैंने करा ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC। देखिए सिमिलर बड़े आसानी से हो जाएगा, क्योंकि एक तो A एंगल A ये तो कॉमन ही है आपका, और इसके अलावा आपको एक गिवन दे रखा है कि ACB इज इक्वल टू एंगल ADC। तो आपको AA सिमिलरिटी से आप इसको निकाल सकते हैं, और उसके बाद जब ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए हैं तो बड़े आसानी से आप इसको आराम से इसको करस्पॉन्डिंग भी कर सकते हैं। आराम से करस्पॉन्डिंग कैसे करेंगे देखिए ज़रा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AC अपॉन DA इज़ इक्वल टू AB अपॉन AC। अब देखिए ये क्रॉस करा मैंने, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू DA। अब DA कितना है हमारा 3 और AB कितना है 8 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। रुकिए AB तो हमको दे ही नहीं रखा है। ठीक है, AC हमको कितना दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू 3। ये कितना हो जाएगा 8 8 जा 64। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 64 और यहाँ पर आ जाएगा AB इंटू 3। तो AB सीधा सा आ गया आपका 64 अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन D। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि एक लाइन है जो कि पॉइंट A और पॉइंट B को काट रही है। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 4,5 और -3,2। और उस लाइन ने जिसने काटा है उस पॉइंट को, उसकी हमें इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो हमको सिंपल सी बात है, A दे रखा है, B दे रखा है, और इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, इस पॉइंट को x, y। अब इक्वेशन हम फटाफट निकाल सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इक्वल डिस्टेंस पे काट रही होगी बराबर। तो हम लिख सकते हैं इसको O। तो हमें मालूम है AO का स्क्वायर इज इक्वल टू BO का स्क्वायर। AO इज इक्वल टू BO होता है, पर स्क्वायर इसलिए लगा देते हैं क्योंकि रूट हट जाए। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर। उसी तरीके से y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिंपली अब x2 कितना है हमारा, x है, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y कितना है हमारा, y माइनस 5 का स्क्वायर। इधर से क्या बनेगा हमारा x2, सिंपल सी बात है हमारा -2 माइनस x का स्क्वायर, और यहाँ पर बनेगा y2 मतलब 3 माइनस y का स्क्वायर। अब यहाँ पर आएगा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। ठीक है, यहाँ पर बनेगा y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू, इधर से भी क्या बनेगा 4। ठीक है, प्लस x स्क्वायर और प्लस का ही, क्योंकि माइनस का साइन है तो इसलिए प्लस का क्या बनेगा 2 4x। ठीक है, और साथ में बनेगा प्लस 3 3 जा 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा। अच्छा, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो फटाफट इसको प्लस कर दीजिए। कितना आ जाएगा यहाँ पर 41 माइनस 8x माइनस 10y इज इक्वल टू 4, और 9 कितना हो जाएगा 13 प्लस 4x माइनस 6y। अब देखिए सारे नंबरों को इधर ही ले जाइए या सारे नंबरों को इधर ले आइए। ठीक है, तो कोशिश इधर ही करिए जाने की। तो 0 इक्वल टू 13 माइनस 41। ठीक है, और तो यहाँ से आएगा 13 माइनस 41, और यहाँ से आएगा माइनस 8x प्लस वो प्लस का 8x और 4x और प्लस का 10y और माइनस का 4 माइनस का 6y। अब यहाँ से अगर हम माइनस करें इन दोनों को, तो आएगा माइनस का 8 और 2, और यहाँ से आएगा 12x और यहाँ से आएगा प्लस 4y।
अब इसको देखेंगे तो 12x प्लस 4y माइनस 28 इक्वल्स टू 0। अब 4 कॉमन ले सकते हैं तो 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 3x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें बेस है उसका जिसका एक वर्टेक्स है ए, सी, डी और बी, एक लाइन और है इसमें, और ये मिड पॉइंट है डी जो कि इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो बताइए कॉट वाई डिग्री और कॉट एक्स डिग्री कितना होगा। ठीक है, तो फटाफट इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले, ये एक्स है एंगल, तो हम सबसे पहले कॉट एक्स निकालेंगे जो कि होता है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब क्योंकि एंगल इधर है तो सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये वाला बेस और ये वाला हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर बेस कितना हो गया हमारा AC और परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा CD। ठीक है, उसी तरीके से अगर कॉट वाई देखें हम तो कॉट वाई भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। अब देखिए बेस क्या है इसमें, बेस अभी भी वही है क्योंकि एंगल बड़ा हुआ है तो ये वाली साइड बड़ी होगी, तो बेस अभी भी वही है, तो AC बेस है और नीचे का ये कितना है CB। अब हमको मालूम है CV क्या है, डबल ऑफ CD, तो हम AC को हम लिख सकते हैं डबल ऑफ CD। अब हमको मालूम है कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स, कॉट वाई की वैल्यू है AC अपॉन 2CD और इसकी है AC अपॉन CD। अब यहाँ से आ गया AC इंटू CD अपॉन 2CD इंटू AC। देखिए AC से XC कैंसिल, CD से CD कैंसिल, तो कॉट वाई डिग्री अपॉन कॉट एक्स डिग्री की वैल्यू आ गई 1/2 आंसर। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 बोला है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 113 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल। ठीक है, तो हमें ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आ जाए वो डेसिमल के बाद कितने आ जाए, 2 नंबर आ जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उसने दिया है किससे मल्टीप्लाई करें, तो सिंपल सा है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज 13 का जब हम डिवाइड 100 से देंगे, ठीक है, तो 13 का डिवाइड अगर 100 से देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2 डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, और वो भी कैसा, टर्मिनेट। ठीक है, आफ्टर 2 डेसिमल, 2 डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट हो जाए। ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर को मैं 1/13 से क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। तो बड़े आसानी से आ गया 13/100। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए कभी कभार हमें क्या करना पड़ता है कि ऑप्शन को देखकर ही समझ जाना है कि उसने बोला टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल, 2 डेसिमल के बाद वो कट जाना चाहिए। तो 13/100 ही एक ऐसा नंबर है जो कि 2 डेसिमल के बाद फाइनली ख़त्म हो जाएगा। तो 13/100 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए चलते हैं 34 क्वेश्चन पे। 34 क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, जो कि है AF। अच्छा देखिए इसके अंदर ABE के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है जो कि है FD और G। देखिए ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, बिकॉज एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी 90 भी होती है तो ये 90 भी होंगे। तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, बस वहीं से हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, बस इसी से हो गया क्वेश्चन। ये आपको मालूम ही है 16 है टोटल और ये आपको मालूम ही है 8 है। ठीक है, तो बस यहीं से हम हाइट के कॉन्सेप्ट को निकाल सकते हैं। और हमें सिंपल सी बात है, इसमें क्वेश्चन क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द स्क्वायर निकालनी है। तो बड़े आराम से निकालेंगे। देखिए ज़रा, हमको मालूम है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, देखिए ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी हाइट क्या है, PDE की हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है 8, हाइट कितनी है h। ठीक है, क्योंकि h सेम है, यहाँ से 2 गया तो 4h। ठीक है, 8 2 टाइम्स, तो नहीं 2 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स 4h किया तो 4h आंसर आ गया।
अब देखिए ज़रा इस वाले ट्रायंगल में अभी भी हाइट सेम है, इधर से जो एरिया निकल कर आया ट्रायंगल का वो ज़रा देखिए, तो देखिए वो वाला एरिया आएगा तुम्हारा हाफ बेस इंटू हाइट, तो उधर से कितना है 16 और हाइट कितनी है h, तो बेस 16 हाइट h, इसको कैंसिल किया 8, इधर से आया 8h। अब टोटल एरिया कितना है, क्योंकि ये तो एक 90 डिग्री एंगल है, तो एरिया ऑफ होल ट्रायंगल बड़े आराम से निकलेगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है 8, हाइट कितनी है 16, तो उसे काटा 16, 8 बार कितना आ गया 64। अब 64 आ गया, अब ये दोनों जो ट्राइंगल है इन दोनों का सम 64 के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखा दिया h एट एच वो 8h प्लस 4h इक्वल्स टू 64, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12h इक्वल्स टू 64, तो h इक्वल्स टू 64 अपॉन 8, कितना आंसर आ जाएगा 8, तो h यहाँ पर कितना आ गया 8 आ गया, तो यही तो क्या है लेंथ ऑफ द स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारा, रुकिए 8 तो इसमें आंसर ही नहीं है, देखिए गलती हो गई, यहाँ पर h हमारे को दे रखा है 64 अपॉन 12, ये कटेगा 8 के टेबल से 8 अपॉन 3, तो आंसर आएगा 8 अपॉन 3, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है 8 अपॉन 3, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है उसने बोला है कि एक लाइन है जिसका नाम है R और S, और इसका है -1,3 और यहाँ पर है S 9,8, ठीक है, और इसको P पॉइंट पर कट किया है एक लाइन ने जो कि x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, और K रेशियो 1 में इसको डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले हमको इस x और y की वैल्यूज़ निकाल कर इसमें पुट करनी पड़ेगी, तभी K की वैल्यू हमें मालूम पड़ेगी। तो फटाफट हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे रेशियो वाला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो देखिए m1 यहाँ पर कितना है k है, और x2 हमारा x कितना है यहाँ पर, देखिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो यहाँ पर x2 हमारा 9 है इंटू 9 प्लस m2 हमारा 1 है इंटू x1 हमारा कितना है -1 है अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है, ये x का कोऑर्डिनेट आ गया। उसी तरीके से y का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, y का कोऑर्डिनेट आएगा, देखिए y का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो देखिए m1 मतलब k और y2 हमारा 8 है प्लस ये 1 और y2 3 अपॉन k प्लस 1, यहाँ से भी कितना आ जाएगा 8k प्लस 3 अपॉन, सिंपल है k का वैल्यू कितना है k प्लस 1। अब इन वैल्यूज़ को पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो यहाँ से जब इक्वेशन में पुट करोगे तो 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 और प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ कहाँ से आई, ये वैल्यू इसमें पुट करने के बाद आई, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 9k माइनस 1 माइनस ये ब्रैकेट में रहेगा पूरा, तो 8k माइनस 3, ठीक है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ से आएगा 2k प्लस 2 इक्वल्स टू 0, पूरा k उधर गया, इक्वेशन बन गई। सिंपली सॉल्व करनी है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने पर खोलोगे तो ये आएगा, इसको k प्लस 1 को ऊपर भेज दोगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर k की वैल्यू बचेगी, यहाँ पर बचा 1k प्लस 2 तो 3k, और यहाँ से बचा -3 -1 -4 और 2 -2 जब उधर जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी निकल के आई 2/3, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कौन सा आंसर इसका करेक्ट है, ऑप्शन ए। तो 36 क्वेश्चन में हमें एक स्क्वायर दिया है जिसको ऊपर से एक सेमी सर्कल ने कवर कर रखा है और नीचे से 2 क्वाड्रेंट ने उसको काट दिया है, ठीक है। ये दे रखा है आपको ए बी ई एफ एच जी सी और डी, ठीक है। तो बड़ी इजीली हम इसको निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी आपको इसको निकालने में। सबसे पहले इसकी साइड 14 है,
और ये सारे क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये 7, ये 7, ये 7, ये 7, ये 7, ये 7। अब फटाफट ये क्या है, एक सेमी सर्किल है, और ये क्या बनना है, एक 14 का, क्योंकि ये 14 तो ये सेमी सर्किल की वजह से ये भी 14। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनना है। रेक्टेंगल का एरिया निकालिए फटाफट। रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाता है, 14 × 7, जो कि कितना होगा तुम्हारा 98, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसमें निकाल दीजिए सेमी सर्किल का एरिया। सेमी सर्किल का एरिया कितना होगा, ये वाला। तो यहाँ से आएगा तुम्हारा सेमी सर्किल का एरिया 2πr, नहीं, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा हाफ इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार, 11 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो कितना आएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर हमें निकालना कौन सा है, शेडेड पोर्शन, ये वाला ही पोर्शन हमको फाइंड आउट करना है। तो सेमी सर्कल का तो एरिया निकल आया हमारा सिंपली, बहुत आसान से 77। ठीक है, अब नीचे का एरिया निकालना है। तो ये रेक्टेंगल तो हमने पहले से ही निकाल लिया है, जो कि कितना है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसमें हम इन क्वाड्रेंट्स को क्या कर देंगे, माइनस। तो इसी सेमी सर्कल, क्योंकि दो क्वाड्रेंट मिलकर एक सेमी सर्किल बनाते हैं, ठीक है। तो दो क्वाड्रेंट मिलकर जब एक सेमी सर्किल बनाते हैं तो सिंपली कुछ नहीं करना, सिंपली उस सेमी सर्किल को उठा के रेक्टेंगल से क्या कर दो, माइनस। तो 98 - 77 इज इक्वल टू 1 और 2, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल शेडेड कितना हो गया, 21 + 77 जो कि होगा 8 और 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे बोला है कि जो ओलंपिक की रिंग है, ये ओलंपिक की रिंग बनाई है उसने, ठीक है। तो यहाँ पर उसने 4 ये और एक रिंग ये बनी, एक रिंग ये। अब उसने बोला है कि इसमें जो सर्किल है वो 1 सेंटीमीटर रेडियस का है। सर्किल कितने रेडियस का है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सारे सर्किल 1 रेडियस के हैं, 1 सेंटीमीटर रेडियस के। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और जो इसमें कॉर्ड दे रखी है वो भी 1 सेंटीमीटर की है, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक की कॉर्ड है, ये कॉर्ड, ये भी 1 सेंटीमीटर की है। बिल्कुल सही है। तो हमको बताना है कि टोटल एरिया इसमें कितना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें कितने एरिया निकालने हैं, 1 2 3 4, 4 के एरिया निकालने हैं। तो 1 का निकालेंगे और 4 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, सिंपली, और कुछ नहीं करना। तो फटाफट पहले 1 का एरिया निकालते हैं। तो 1 का एरिया निकालने के लिए ये कॉर्ड दे रखी है, ये रहा हमारा, ये 1 है। तो हमेशा याद रखिए जब भी 1 दे रखी हो तो ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरे सेक्टर में से, देखिए एक सर्कल ले लिया है हमने, इसमें हमको मालूम है ये 1 है, ये 1 है, और ये भी एंगल कितना है, 1 है। हमको सबसे पहले ये एरिया निकालना है। ठीक है, तो इस एरिया निकालने के लिए हम पूरे सेक्टर में से, जो माइनर सेक्टर है, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को क्या कर देंगे, माइनस। तो ट्रायंगल का एरिया होता है इक्विलेटर का 3/4a², जो कि निकल कर आएगा √3/4 × 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से तो आंसर 3/4 ही आना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद इधर से एरिया कितना आएगा सेक्टर का, θ/360 × πr²। अब सिंपल सी बात है, थीटा कितना होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 60 होगा। तो 60/360 × पाई, और r कितना है, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ये 6 टाइम कट के 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज उसने बोला है कि हमें निकालना है टोटल एरिया ऑफ ऑल डॉटेड रीजन। डॉटेड रीजन का एरिया निकालना है, मतलब पूरे का एरिया निकालना है। इधर से जो निकल कर आया, अब जो इधर का निकल कर आया उसका डबल कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ डबल करेंगे तो क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, जो भी एरिया निकल कर आएगा माइनस करके, देखिए माइनस करेंगे अभी। तो सबसे पहले अभी हमने क्या निकाला, एक इक्विलेटर का ट्रायंगल, एक सेक्टर का ट्रायंगल। अब हम इसमें से एरिया ऑफ शेडेड, इस वाले शेडेड को निकालेंगे सबसे पहले। शेडेड जो कि होगा आपका 1/6 पाई -√3/4, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि इसको इसके डबल करना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब ये तो हो गया 1 का
सिर्फ इसका होगा। अब इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है। तो मैंने बताया था जितना भी एरिया निकल कर आए उसका किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से। तो टोटल एरिया इज इक्वस टू 4 इंटू 2 1/6 पाई √3/4। यहाँ से कितना आ जाएगा 8 1/6 पाई माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो आया है ये मेन आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन आपका 8 कहाँ है, इसमें डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, 38 की तरफ। तो 38 में हमसे क्या बोला है, 38 क्वेश्चन में बोला है कि 2 जीरोस दे रखे हैं आपको। तो अल्फा दे रखा है मुझे 2 और बीटा दे रखा है 1/2 और इक्वेशन दे रखी है px² + 5x + r। ठीक है, तो r और p निकालने होंगे सिंपली, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या दे रखा होता है -b/a। ठीक है, अच्छा माइनस बी यहाँ पर क्या है -5, a कितना है हमारा p, और अल्फ़ा बीटा हमें कितना दे रखा है मतलब c/a, जो कि होता है r/p। अब क्योंकि अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो मेरा आएगा अल्फ़ा की वैल्यू 2 + 1/2 इक्वस टू -5p। तो यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से एलसीएम लोगे तो 5/2 इक्वस टू -5p। 5 से 1 कट गया -1, p को ऊपर भेज दो, p इक्वस टू -2। इसको इधर ले आएंगे, p को इधर। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया p इक्वस टू -2। अब बीटा जो कि दूसरे से निकलेगा r की वैल्यू, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वस टू r/p। अब हमको मालूम है अल्फ़ा बीटा कितना है यहाँ पर 2 × 1/2 और r कितना है हमारा, r तो नहीं मालूम, p हमें -2 दे रखा है, ये कैंसिल हो गया। तो r इक्वस टू कितना आ गया -2। तो इसमें सिंपल सी बात है, p और r दोनों की वैल्यू क्या आ रही है -2। तो ऑप्शन इसका बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 में हमसे बोला है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 100, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड ऑफ द सर्कल। देखिए एक स्क्वायर है, वो एक सर्कल के अंदर बंद है। ठीक है, ये एक सर्कल है, उसके अंदर एक स्क्वायर है। ठीक है, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस आपको दे रखा है कितना है 100 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr। ये आपको 100 दे रखा है इक्वल टू 2 × 22/7 × r। अगर इसने बोला है, देखो पाई की वैल्यू उसने नहीं दे रखी, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में है तो पाई की वैल्यू को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा r इक्वस टू 100/2π। पाई की वैल्यू यहाँ से हटा देते हैं, इसको पाई ले लेते हैं, तो 2π आ गया। अब हमको मालूम है कि d कितना निकल कर आएगा, क्योंकि हम यहाँ से इसका डायमीटर निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा d कितना निकल कर आएगा, देखो ये तो इसकी रेडियस है। ठीक है, और ये पूरा अगर रेडियस आपस में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा डायमीटर। तो ये हो गई 2r। तो यहाँ से आ गया 2 × 100/2π। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 100π। 100π इसका क्या आ गया, स्क्वायर के हिसाब से 100π क्या आ गया इसका डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल 100π। अब हमको मालूम है जब 100π इसका डायगोनल है तो ये और ये वाली साइड क्या होगी, मैंने मान ली कुछ भी x मान ली दोनों साइड्स, क्योंकि सेम होती है स्क्वायर की। तो यहाँ पर मैं 90 डिग्री, स्क्वायर का एक एंगल होता है 90 डिग्री का, ये भी हमको मालूम है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, h² = p² + b²। अब यहाँ से h कितना आ गया मेरा 100π का स्क्वायर। ठीक है, और p x², और ये भी कितना आएगा x²। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2x²। तो 100π x² = 2x²। x² से x², देखिए अभी नहीं, तो हमको मालूम है हाँ, तो यहाँ पर x² आ गया। अब यहाँ से x² को काट नहीं सकते हम। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को नीचे भेजेंगे। तो यहाँ से 100 × 100/π × 2। ठीक है, और इधर से आ गया x²। अब जरा देखिए x² अगर ये आ गया तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल कर आएगी अंडर रूट में 100
इंटू 100 अपॉन पाई इंटू पाई इंटू 2। अब देखिए एक्स से निकल कर आया 100 अपॉन पाई और नीचे क्या रह गया √2। अगर इस √2 को हम ऊपर करना चाहें, क्योंकि नीचे आंसर में √2 कहीं भी नहीं दे रखा है, तो √2 का हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2 से। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 √2 अपॉन 2 पाई, 2 से कट गया 50, तो x की वैल्यू आ गई 50√2। आंसर इसका करेक्ट है 50√2 पाई। तो आंसर इसका करेक्ट होगा 50√2 पाई। इसका सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमसे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं हमें, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमें बताने हैं, जबकि हमें इक्वेशन दे रखी है 3x + y = 243 और 243x - y = 3। तो देखिए बड़ा सिंपल है, 3x + y = 243 को तोड़ लेंगे 3 की पावर 5, तो x + y = 5। सिंपली देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 3 की पावर 5 बनेगा। अच्छा, दूसरे वाले में देखेंगे तो 243 फिर से है, तो 3 की पावर 5 की पावर x - y = 3। तो यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर 5x - 5y = 3 की पावर 1। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी 5x - 5y = 1। एक ब्लॉक ये बना और एक ब्लॉक ये बना। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, अब सिंपल सी है कि इन दोनों इक्वेशंस को आपस में देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो देखना है 1/5 बनना है इधर से a1/a2। ठीक है, और यहाँ से बनना है 1/-5 और यहाँ पर बनना है 5/1। देखिए तीनों ही आपस में क्या है, अनइक्वल। जब भी a1/a2 और b1/b2 अनइक्वल होता है तो सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है। मतलब कितना सॉल्यूशन निकलता है इसका, सिर्फ एक। तो इसका बी आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अब सेक्शन सी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उसने बोला है केस बेस्ड स्टडी में एक लड़की है जो कि स्विमिंग पूल होता है उसके ऊपर खड़ी है ड्राइविंग बोर्ड पर। ठीक है, ड्राइविंग बोर्ड पर, और वहाँ से जंप कर रही है और आपको साफ दिख रहा है कि वो क्या है, एक पैराबोला है। दिख रहा है ना, एक ड्राइविंग बोर्ड है, एक नीचे सरफेस है, उस ड्राइविंग बोर्ड से उस सरफेस पर कूद रही है, जिससे आपको साफ पता चल रहा है वो क्या है, पैराबोला है। ठीक है, अब उस ड्राइविंग बोर्ड की हाइट यहाँ से कितनी है, 48 है। ठीक है, तो बताना है आपको कि हर हाइट इज अबव द लेवल ऑफ वाटर एट टाइम t सेकेंड। t सेकेंड में उसकी पोजीशन बार बार चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर t कुछ होगा t1, यहाँ पर t22, तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग पोजीशन आ रही है अलग अलग टाइम पे। तो उसकी जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है ht = -16t² + 8t + k। अब पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की क्या वैल्यू होगी। तो आपको मालूम है k क्या होता है, c होता है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट होता है यहाँ से। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, जो इसकी यहाँ पर 48 जो हाइट दे रखी है वही इसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी वहाँ से ऊपर। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी आपको। पहला क्वेश्चन बहुत ईजी था, 48। ठीक है, सिंपली 48 इसका पहला वाला, तो c इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो 41 का क्वेश्चन है उसका पहला आंसर c है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमें इक्वेशन मिल चुकी है। अब इक्वेशन हमारी क्या हो गई है, -16t² + 8t + 48। अब उसने बोला इसमें t बताइए कि वो जब पूल के पानी को टच कर लेगी उस टाइम पर कितना टाइम लगेगा उसको इस पोजीशन से पूल के पानी से टच करने तक का समय, वो बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक कूदने में कितना समय लगा उसको वो निकालना है। तो फटाफट पहले हम इसमें से देख रहे हैं 8 कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या लिखा, 8 को कॉमन ले लिया, या -8 ही ले लीजिए। -8 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2t² -t। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 6, वो भी किसका, माइनस का। तो यहाँ से आ गया -8 2t² -t -6, ये आ रहा है 42 का आंसर। तो यहाँ से हम इसको तोड़ सकते हैं, 12 है तो 12 का एलसीएम लेंगे तो 2, 4 -3 तो 8t, 2t² -4t और +3t -6। अब यहाँ से 8 तो कॉमन चल ही रहा है, इस चीज़ में देखेंगे तो क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन है और t कॉमन है। तो यहाँ पर आया t -2 और यहाँ पर आ रहा है +3 t -2। ठीक है, अब -8 2t + 3, एक तो ये बन गया और एक बनेगा t -2। ठीक है,
अब हमको मालूम है ये तो क्या है, के की वैल्यू में गया, ये तो ख़त्म है, ठीक है। तो बचेगा क्या, ये तो 2t+3 और t - 2, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हटा देते हैं। अब इज इक्वल टू 0, हम इसको क्या मानेंगे 0। तो जैसे ही इसको उधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा, या तो ऐसे मान लीजिए इसको इधर 0 की तरफ ले जाएंगे तो ये वाला नंबर 0 की तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बाकी बचे ये दोनों नंबर, तो 2t+3 और इधर से आया t - 2 = 0, ठीक है। अब हमको मालूम है कि यहाँ से t कितना निकल कर आया 2 और यहाँ से t निकल कर आया -3/2। तो ये माइनस का समय तो कभी नहीं होता, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, t = 2। तो ये बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 43 वाला क्वेश्चन। तो 43 में बोल रहा है कि रीता हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय द अनदर पॉलिनोमियल पीटी। एक पीटी एक अनदर पॉलिनोमियल है जिसमें रीता की हाइट वाटर से अबव बताई गई है विद जीरोज इज, और टाइम के साथ डिपेंड भी कर रही है, और उसके जीरो दे रखे हैं, मतलब अल्फा दे रखा है आपको -1 और बीटा दे रखा है आपको 2। बहुत ही सरल सवाल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप फटाफट कर सकते हो इसको। देखिए हमको मालूम है एक क्वेश्चन निकालने का पीटी का फॉर्मूला सिंपल kx² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, करेक्ट। अब आपको मालूम है k क्या होता है, k कांस्टेंट टर्म होता है, जो कि बाद में पता ही चलेगा। x का x² ही आएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब -1 और +2, और x प्लस अल्फ़ा बीटा कितने का आएगा, -1 और 2, ठीक है। अब यहाँ से k x² माइनस, देखो यहाँ पर आ गया 1x प्लस यहाँ से आएगा -2, ठीक है। अब ये तो हमारा आ गया, पीटी आ गया ये तो, ठीक है। अब चेक करना है क्वेश्चन, x² माइनस 1x, अगर ये 1 होगा तो ये इसका ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो x² माइनस टी, अब यहाँ पर देखो t है तो यहाँ पर pt हमारा कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है k t² माइनस 1t माइनस 2, ये आपका क्या होगा मेन आंसर, ठीक है। बट इसमें k की वैल्यू अगर हम 24, वो भी किसकी, माइनस की देख लें, k की वैल्यू माइनस की 24 डालें तो pt का आंसर कितना आ जाएगा, -24 t² माइनस t माइनस 2। तो यहाँ पर देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये तो कुछ भी हो सकता है जो भी कॉमन लिया होगा इसमें। तो इसमें मल्टीप्लाई किया -24 t² माइनस माइनस प्लस 24t और माइनस माइनस प्लस 48। अब ये इक्वेशन देखिए किसी में आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ये इक्वेशन आ रही है इक्वेशन टी में, तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 44 में हमसे कह रहा है द सम ऑफ QT एक पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1, और प्रोडक्ट दे रखा है मतलब अल्फा बीटा कितना दे रखा है आपको -6। बोल रहा है इज मॉडलिंग द अन्नू हाइट इन फीट अबव द वाटर एट एनी पॉइंट टी, मतलब अन्नू के हाइट जो है वाटर लेवल से, उसकी ये इक्वेशन है टाइम के साथ और वो अबव द वाटर, ठीक है। तो QT निकालना इज गिवन बाय, मतलब सिंपल सी बात है, अन्नू के जो टाइम का रिलेशन है, ठीक है, जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ है वो दे रखी है अल्फ़ा प्लस बीटा 1 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे रखी है -6, ठीक है। और QT इसमें इक्वेशन बनानी है आपको विद हाइट के साथ, ठीक है, जो भी वो वाटर से अबव है, ठीक। तो हमको मालूम है कि वाटर से अबव वो कितनी होगी, अगर बोर्ड पे है तो 48 होगी, ठीक है। तो फटाफट हम इस इक्वेशन को निकालते हैं। सबसे पहले PT लेंगे तो सिंपल K, अब t² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा t प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब यहाँ से K ले लिया, t² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1t प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है -6। तो यहाँ से आ गया K t² माइनस t माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ पर -6 माइनस t कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो इक्वेशन में अब हम k की वैल्यू चेक करेंगे, k की वैल्यू कहाँ है, ठीक है। मतलब इस 6 को हाइट के अकॉर्डिंग 48 बनाना है, तो 48 बनाने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे k में, 8 का। तो यहाँ पर 8 लिखेंगे t² माइनस t और तुम्हारा
-6, ठीक है। अब टी 8t²। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव का होना चाहिए था, क्योंकि ये पॉजिटिव था, ऊपर की तरफ पैराबोला जा रहा था, तो पॉजिटिव होना चाहिए था, पर यहाँ पर क्या है नेगेटिव, तो इसलिए के की वैल्यू अब क्या हो जाएगी -8, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है पैराबोला कैसे जा रहा है, ऐसे, तो ऊपर की तरफ क्या जाएगा, पॉजिटिव नंबर जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव गया तो पैराबोला कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव में ऐसा हो जाता है। तो ये पैराबोला अब हमें ऊपर की तरफ ले जाना है, इसलिए ये टर्म हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमने -8 लिया, जैसे -t² प्लस 8t प्लस 8 6 जा 48। तो ये इक्वेशन आपकी बनेगी PT की। तो ये आपकी दे रखी है ऑप्शन सी में। देखिए इसी तरीके से हमने ये वाला भी किया था, जो हमने ये वाला लिया था 43 वाला, तो 43 वाले में भी हमने 48 कैसे लिया था, वो 48 प्लस का इसीलिए लिया था, इसलिए इस 2 को क्या चेंज किया था, 44 में 48 में किया था, वो भी किसके, प्लस के, क्योंकि उसकी भी हाइट कितनी थी, 48 थी, ठीक है। तो वो चेंज करना पड़ा था हमें, तो इसीलिए हमने -24 का इसमें मल्टीप्लाई किया, जिससे इसका आंसर क्या बन गया, डी, ठीक है। अब हमने 44 वाला कर लिया। अब 44 के बाद हमने करना है 45 हमें दे रखा है, उसने बोला है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल RT की इक्वेशन है, जो कि दे रखी है -12t² प्लस k -3t प्लस 48। अब हमको मालूम है k -3 और t प्लस 48 है, तो हमें इसने बोला है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर नेगेटिव टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये अगर नेगेटिव है तो अल्फ़ा ये इधर आएगा, तो प्लस बीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा, 0, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है, मतलब k की वैल्यू, क्योंकि यहीं से इसका कमांड बनती है पूरी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है, -b/a होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो होती है वो -b/a होता है। तो -b हमारा है माइनस का k और -3 अपॉन अल्फ़ा, और ये कितना है -12, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, और अल्फ़ा प्लस बीटा हमको पहले से गिवन है कितना है, 0 है, तो 0 k -3/12, तो यहाँ पर हमको मालूम है 12 ऊपर पहुँच जाएगा, 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आ जाएगी, k -3 की 0, तो k की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है, k -3, तो इधर गया तो पॉजिटिव हुआ, तो 3 आ गया, तो हमारा आंसर इसका क्या होगा, 3 होगा। तो 3 ऑप्शन किसका है, ए वाले का, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ए। तो यहाँ पर हो गया हमारा पहला केस स्टडी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे केस स्टडी की तरफ। अब दूसरे केस स्टडी में हमें एक ग्राफ दे रखा है, जो कि कुछ इस टाइप का है, एक हॉकी फील्ड बना रखी है उन्होंने, हॉकी फील्ड में आपको कुछ इस टाइप का ग्राफ है, मैंने रफली बनाया है, आपको इस टाइप का ग्राफ दे रखा है, जिसमें आपको जो के पार्ट है ये आपका के, और जो के पार्ट है वो गोल को या गोली को दिखा रहा है, के पार्ट, जो के प्लेयर है वो गोली है, मतलब जो बॉल को रोकता है, ठीक है, गोल करने से गोलकीपर जिसको हम बोलते हैं, और ये हमारा उसका एरिया है जहाँ पर उसको बॉल मारनी होती है, ठीक है। फॉरवर्ड प्लेयर होते हैं जो कि ABC हैं, जो कि बॉल को पास करने का काम करते हैं, ABCD, ठीक है। और उसके साथ एक देखिए F यहाँ पर है, 1 और 5, F यहाँ पर है, ये F है आपका, तो F, E और G ये आपके मिड फील्डर हैं, जो कि क्या होगा, मिड फील्डर क्या करेंगे, बॉल को और करीब लेके आएंगे इधर की साइड में, ठीक है, इधर की साइड में बॉल को और करीब लेके आएंगे। और उसके बाद है फुल बैक्स, जो कि क्या करेंगे, या तो इसको डिफेंड करेंगे, रोकेंगे, या फिर इसको मारेंगे गोल की तरफ, ठीक है। तो फुल बैक मालूम होना चाहिए, फुल बैक का क्या मतलब है, या तो इसको फुल तरीके से पूरी तरीके से बैक करेंगे बहुत ज़ोर से, या इसको डिफेंड करेंगे, ठीक है। और लास्ट में तो गोल है ही है। तो ये सारे प्लेयर्स एक कोऑर्डिनेट में इन्हें फिक्स करेंगे, एक ग्राफ में इसने फिट करेंगे। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन बनाया है, हमको पहला दे रखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ट्राइंगल EHZ, देखिए EH और Z, ठीक है। तो मैं स्केल से बनाता हूँ, देखिए ये बनना है देखिए ये एक ट्राइंगल बनना है, इस ट्राइंगल के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। जो एक वो सेंट्रॉइड होता है ना, सेंट्रॉइड निकालना है हमको इसका। तो सिंपल सी बात है, इसका सेंट्रॉइड निकालने का
एनसीईआरटी में बहुत अच्छा फॉर्मूला दे रखा है जिसको आपको इसका निकाल के देगा x1 प्लस x2, ये क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन, ठीक है, 3, और y का निकालने को होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। अब x1 x2 देखिए यहाँ पर x कितना है हमारा 2, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बना दीजिए 2,1, यहाँ पर जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो लिखेंगे -2,4, और यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे -2,-2, ठीक है, क्योंकि ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है, ठीक है। तो जो x एक्सिस वाले होते हैं वो पहले लेके जाते हैं और y एक्सिस वाले बाद में लेके। तो यहाँ पर हमारे x कोऑर्डिनेट कितना आया -2, इधर से x +2 और इधर से x -2 अपॉन 3, तो ये तो एक कैंसिल ही हो गया, ठीक है। अच्छा, y का कोऑर्डिनेट कितना आया आपका y1 आपको जहाँ से आपने पहले स्टार्ट किया था वहीं से दोबारा स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैंने h से स्टार्ट किया था, तो h से यहाँ पर -2 था, तो यहाँ पर कितना है 4 है। फिर इसका प्लस का स्टार्ट किया था, तो 4 के बाद क्या आया 1 + 1 प्लस y कितना है -2, ठीक है, अपॉन 3। तो देखिए यहाँ से आ गया x का कोऑर्डिनेट -2/3, और यहाँ से अगर कोऑर्डिनेट चेक करोगे तो यहाँ से 2 और 3 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 3/3, जो कि कट के कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर -2/3 इसका 2/3, 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ का ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है 46 वाले आंसर का, ठीक है। अब 47 वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो 47 जो क्वेश्चन है उसको भी कराएंगे, तो 47 यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है अब इफ़ अ प्लेयर पी प्लेयर कहाँ है पहले तो हमें ये देखना है। अच्छा ठीक है, पी प्लेयर इनसे शो करने के लिए बोला है, पी प्लेयर नीड्स एट द इक्वल डिस्टेंस ऑफ ए एंड जी, ए और जी के बीच में, ठीक है। एक देखिए ये रहा ए और जी, ठीक है, इनके बीच में एक पॉइंट चाहिए जो कि इक्वल डिस्टेंस बनाएगा, इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस में होगा। तो बताइए उसकी पी की क्या पोजीशन होगी। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, पहले यहाँ से देखना पड़ेगा। ए का कोऑर्डिनेट है हमारा 3, ठीक है, इसमें है 3,6, 3,6 ले लिया हमने इधर। और जी का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, जी का कोऑर्डिनेट है 1,-3। तो फटाफट इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगा दीजिए। देखिए ज़रा, हमको मालूम है एक कोऑर्डिनेट हमारा 3,1 है और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा 1,-3 है। तो फटाफट इसमें x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। तो x1 और x2 3 + 1/2 विच इज़ इक्वल टू 4/2, आंसर आ गया 2। और y1 + y2 मतलब 1 - 3/2 विच इज़ इक्वल टू -2/2 विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट निकल कर आए वो क्या है 2,1, ठीक है। अच्छा यहाँ पर माइनस आएगा तो माइनस का 2,1, तो 2 ये आंसर क्यों नहीं आया हमारा, क्योंकि यहाँ पर 3,6 है, वो 6 था हमारा, जो यहाँ पर था ना हमारा 6 था वो, तो यहाँ पर 6 आना था, तो यहाँ पर 6 आएगा। तो जब यहाँ पर 6 आया तो 6 - 3 हमारा कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -3/2, तो -3/2, तो 2, -3/2 इसका करेक्ट आंसर है, 2, -3/2। तो इसका आंसर बी करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। मालूम है क्वेश्चन नंबर 44 में, वो 44 क्यों 48 में आपसे बोल रहा है कि इक्वल डिस्टेंस निकालिए x एक्सिस से i से e तक। तो i से e, i का कोऑर्डिनेट हमारा क्या बनेगा -1,1, ठीक है। तो यहाँ पर मालूम है i का कोऑर्डिनेट है -1,1 और e का कोऑर्डिनेट है आपका 2,1, ठीक है। और बीच में इक्वल डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पर मान लिया मैंने z जो कि दे रखा है x, और वो भी किस पे x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे y क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का इक्वल डिस्टेंस है, तो i z इज इक्वल टू z e होगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर i z का स्क्वायर इज इक्वल टू z e का स्क्वायर। अब कोऑर्डिनेट फटाफट लिखेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि चलो सॉल्व करते हैं अब इसको, ग्राफ को हटाकर अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x2 हमारा कितना है x माइनस x1 हमारा कितना है -1 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है, y2 हमारा 0 है और y1 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस x2 हमारा कितना है उस वाले से तो 2 और x1 कितना है हमारा x का स्क्वायर और y2 हमारा कितना है 1 और y1 कितना है हमारा 0 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए x प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से -1 का स्क्वायर और यहाँ से 2 - x का स्क्वायर और यहाँ से 1 का स्क्वायर। अब देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आना है और इसका भी करेंगे तो भी 1, तो ये और ये कैंसिल हो गए। अब बचा है इसको तो सॉल्व कर लेते हैं खोलकर, x² + 1 + 2x होल स्क्वायर खोल दिया, इधर से भी खोलेंगे तो 4 + x² - 2x, x² से x² कैंसिल। अब देखिए यहाँ से 2x को इधर लेके आएंगे तो 2x + 2 और यहाँ से 4 - 1 तो यहाँ से 4x + 3, 4x = 3 तो x = 3/4। तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या बन गया 3/4, 0। तो 3/4, 0 नहीं गड़बड़ हो गई हमसे, 3 तो आ ही नहीं रहा है, यहाँ पर होल स्क्वायर में मिस्टेक हो गई। 2 × 2 = 4 + x² - 4x, ठीक है। तो यहाँ से आएगा प्लस का 4x, ठीक है। तो 4x प्लस का आएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 = 3 तो x = 3/6 कैंसिल किया 1/2 तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 1/2, 0, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2, 0 किसका आंसर है a का आंसर है। तो यहाँ का करेक्ट आंसर कौन सा होगा a, ठीक है। अब चलते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन पे। 49 नंबर का क्वेश्चन आपको जो ग्राफ में दे रखा है वो दे रखा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन ऑफ q, एक पोजीशन बनानी है q की जो कि सच दैट दिस डिस्टेंस फ्रॉम k इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ e। हमको मालूम है e का जो डिस्टेंस है वो 2 है और जो k का डिस्टेंस है वो इससे 4 गुना, वो 2 गुना ज़्यादा है। इधर 2 है और इधर k का डिस्टेंस कितना है 4, तुम्हारा 4,2 4,1 है, ठीक है। तो ये फटाफट हमको मालूम है ये इससे क्या है डबल है, ठीक है। ये 2 है और ये 4 है, ठीक, वो भी किसका माइनस का। क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्लेयर क्यू, हमें ऐसी प्लेयर की पोजीशन रखनी है क्यू की, उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं जिसका डिस्टेंस k से 2 गुना है और e से। तो k q e जो होगा वो कोलिनियर होगा। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कोलिनियर क्या होता है। तो जब भी किसी लाइन पर 3 पॉइंट होते हैं 1 2 3 तो वो हमारे क्या होते हैं कोलिनियर पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी k और जो पॉइंट यहाँ पर आएगा वो p पॉइंट, वो और साथ में जो होगा तुम्हारा कौन सा था q पॉइंट। तो k और e के बीच में एक q पॉइंट आएगा जो कि उसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। इधर से 4 कदम जाना है, मतलब यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर कितना होगा डबल होगा। देखिए ज़रा समझिए, देखिए कोऑर्डिनेट में समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो पोजीशन दे रखी है 4, -4,1 दे रखी है और यहाँ पर जो पोजीशन दे रखी है वो दे रखी है 2,1, ठीक है। इसके बीच में हमें q रखना है। अब q को ये बताया गया कि ये इधर से तो डबल होना चाहिए, मतलब 2 गुना होना चाहिए, इधर से 1, ठीक है। तो अब हमें सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि कोऑर्डिनेट यहाँ पर 4 है तो 4 से यहाँ पर 2 है तो 2 से डबल, मतलब 2 का तो सेम ही रहेगा और 4 से कितना हो जाना है डबल हो जाना है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये बड़ा सिंपल है। ये कोऑर्डिनेट कौन सा होगा हमारा, ये मिडिल वाला कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। इस ग्राफ का कौन सा होगा ये वाला कोऑर्डिनेट, यहाँ पर क्यू आएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो ये कितना आ रहा है एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे कितना आ रहा है 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा करेक्ट आंसर 0,1। तो कभी कभार हमें सॉल्व करे बिना ही आंसर मिल जाता है। तो 0,1 इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर बी, ठीक है। हमको साफ समझ लेना था कि उसने बोला है कि कोऑर्डिनेट इधर से कितने हैं डबल हैं। तो इधर से देखिए, इधर से तो 2 ही थे और इधर से 4 हैं। तो ये कोऑर्डिनेट इधर से अगर देखोगे तो 4 हो रहे हैं और इधर से 2 हैं, तो डबल ही तो हैं। तो डबल है तो यहाँ पर ये पॉइंट बन जाएगा क्योंकि कोलिनियर। आंसर हो गया 0,1। अब लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो वाई एक्सिस पे है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। अब देखिए ज़रा इसमें बी टू सी स्केल कहाँ है हमारा, अब बी से सी की तरफ, हाँ ये रहा देखिए स्केल से बी से सी,
ठीक है। तो बी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या बनने हैं, पहले तो वो लिखने पड़ेंगे। तो बी के कोऑर्डिनेट बनने हैं हमारे 4,3 और सी के कोऑर्डिनेट हमारे बनने हैं 4,-1। ठीक है, फटाफट निकालते हैं इसको भी। देखिए हमको मालूम है जब हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए तो बड़े आसानी से हम इसका इक्व डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन में हमसे दिया है ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, इसका जो ये बी पॉइंट है और ये हमारा है जो सी पॉइंट है। अब इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,3 और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,-1 और मिडिल में यहाँ पर कहीं पर मिडिल में हमें इक्व डिस्टेंस निकालना है जो कि मैंने ले लिया y। तो ये दोनों सेम होंगे। इसको कोऑर्डिनेट, अब उसने बोला y एक्सिस पे इक्व डिस्टेंस है तो x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और y हमारा ये रहा। अब ले लिया बी वाई इज इक्व टू वाई सी, तो यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इधर से डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इधर से लोगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब दोनों स्क्वायर आपने अपलोड, सिंपल सी बात है, अब जब दोनों तरफ आपने जो स्क्वायर है वो ले लिए हैं तो अब इसमें वैल्यू पुट करने का ऑप्शन आ गया है। तो वैल्यू पुट कैसे करोगे, x2 हमारा यहाँ पर क्या है 0 माइनस x1 कितना है 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस y1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस x2 हमारा यहाँ पर कितना है 4, x1 कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 और माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा -4 का स्क्वायर 16 प्लस इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज़ इक्वल टू 16 प्लस यहाँ पर लिखोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही लगाओगे ओबीसी है। तो a स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। ठीक है, माइनस भी ये भी प्लस होना है प्लस तुम्हारा 2y। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया सॉल्व करने के बाद। अब ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये कैंसिल होने के बाद y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, 1 को इधर भेज दीजिए, 9 माइनस 1 हो जाएगा और 6 को उधर भेज दीजिए तो 2y प्लस 6y हो जाएगा। यहाँ से 8 आ गया और यहाँ से भी कितना आ गया 8y। तो y की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई, y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो 0,1 बनेगा। आपका आंसर करेक्ट होगा इसमें, तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आप अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी टॉपिक आपको अभी तक नहीं समझ में आया हो इस क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उसको एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है किसी सैम्पल पेपर को हमें 1-2 घंटे बैठ के करना पड़ता है। ठीक है, तो ज़रूर उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाएं। बाय बाय।